हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व के शीर्ष 5 अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों में हमारा इसरो भी एक है। यह एक गर्व की बात है। फ्रेंड, हम लोग इस बात को जानते हैं कि किस तरह से इसरो ने कम लागत से बड़ी बड़ी उपलब्धियों को अंजाम दिया है, पूरे विश्व को चौंकाया है। फ्रेंड, इसने भारत की सामरिक समृद्धि में, इसने भारत की आर्थिक समृद्धि में, इसने भारत की विज्ञान और तकनीकी समृद्धि में काफ़ी योगदान दिया है और काफ़ी अग्रणी रूप से योगदान दे रही है। फ्रेंड, हम लोग इस संगठन के साथ जुड़े, यह एक गर्व की बात होगी। जो भी छात्र, जो भी उम्मीदवार इस संगठन से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, इसके लिए यह संगठन प्रत्येक वर्ष अपने अलग अलग विभागों में रिक्तियों को चिन्हित करके भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करती है और उसके लिए अधिसूचना जारी करती है। हम लोग इस वर्ष 2024 के लिए अधिसूचना हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर यह अधिसूचना है और जो अधिसूचना की जारी जो तिथि है वह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 18 सितंबर 2024। और जो भर्ती की प्रक्रिया है उसकी जो पहला चरण है, जिसमें कि हम लोग उसमें आवेदन देते हैं, आवेदन देने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है 19 सितंबर 2024 से ही। अंतिम जो आवेदन देने के लिए तिथि निर्धारित की गई है वह 9 अक्टूबर 2024। फ्रेंड, जो भी इस प्रेस्टिजियस संगठन के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं और भारत के प्रगति में, सामरिक प्रगति में, आर्थिक प्रगति में, विज्ञान और तकनीकी प्रगति में अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस संगठन के साथ अवश्य जुड़े। आपका व्यक्तित्व का विकास, आपके आने वाले जेनरेशन्स में भी एक गौरव का जो फीलिंग है वह जागृत अवश्य होगी। फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस अधिसूचना में क्या कौन कौन से पद यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेडिकल ऑफिसर एसडी में रिक्तियाँ है, एससी साइंटिस्ट में रिक्तियाँ है, इंजीनियर एससी में रिक्तियाँ है, टेक्निकल असिस्टेंट में रिक्तियाँ है, साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी और असिस्टेंट राजभाषा पद के लिए भी रिक्तियाँ यहाँ पर निर्धारित की गई है, चिन्हित की गई है। फ्रेंड, हम लोग विशेषकर इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे असिस्टेंट राजभाषा में रिक्तियों को लेकर के, इसके परीक्षा की अर्हता को लेकर के, इसकी परीक्षा के प्रारूप को लेकर के हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर पर हम लोग एक कर्सरी निगाह जरूर डालेंगे, एक सरसरी निगाह अवश्य डालेंगे। चले हम लोग असिस्टेंट राजभाषा से संबंधित हर तरह के विवरण को प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो राजभाषा विभाग से संबंधित यहाँ पर जो पहली बात कही गई है वह कितने वैकेंसीज है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 वैकेंसीज पद कोड 25 के लिए निर्धारित की गई है। ये जो 4 पद है इसे आप बहुत कम तो मान सकते हैं कि बहुत कम है, लेकिन चूँकि आप यदि अन्य तरह के राजभाषा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप अनुवादक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में ना सोचें। आपको बस यह सोचना है कि आपको एक नौकरी प्राप्त करना है और उसी तैयारी में आपको यदि नौकरी प्राप्त हो जाए तब तो फिर तो कोई इशू तो यहाँ पर बनता ही नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात होगी। फ्रेंड, यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से श्रेणियों में ये 4 वैकेंसीज़ को बांटा गया है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज़ को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसीज़ और एससी के लिए 1 वैकेंसी को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं कि ये जो 4 वैकेंसीज़ है, 4 वैकेंसीज़ में जो 3 वैकेंसीज़ है वह चिन्हित किया गया है इसरो हेडक्वार्टर में, जो कि बेंगलुरु में है, और मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी में है, अर्थात हम लोग मुख्य नियंत्रण
सुविधा जो कि हासन में है, कर्नाटक में है, 185 किलोमीटर दूर होगा शायद इसरो हेडक्वार्टर से यहाँ पर, है ना। इस विभाग में को हेडक्वार्टर्स और MCF विभाग में 3 वैकेंसीज को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कुछ बैकलॉग्स भी है और बैकलॉग्स को प्रायोरिटी दिया जाता है, बैकलॉग्स को सबसे पहले भरा जाता है। बैकलॉग्स भी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कि OBC के लिए एक बैकलॉग है, SC के लिए एक बैकलॉग है। ठीक है, और UR कैटेगरी के लिए भी एक बैकलॉग है, मतलब तीनों श्रेणियों के लिए एक एक बैकलॉग है, मतलब 3 बैकलॉग्स हैं यहाँ। ठीक है, और देखिएगा कि बैकलॉग्स को यहाँ छोड़ दे तो एक और भी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वैकेंसी है, क्योंकि 3 वैकेंसीज तो यहाँ पर इसरो हेडक्वार्टर्स में हुआ और MCF में 3 वैकेंसीज को यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और एक जो वैकेंसी है वो कहाँ है, यहाँ पर चिन्हित किया गया है, HSFC में है। HSFC कहते किसे हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, है ना। इस विभाग में, इस सेंटर में एक वैकेंसी यहाँ पर चिन्हित किया गया है, अर्थात मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के विभाग में एक वैकेंसी को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। देखिएगा कि पद कोड 26वां में भी क्या है ना कि एक असिस्टेंट राजभाषा की आवश्यकता है, एक पद है यहाँ पर, और एक वैकेंसी, वो वैकेंसी कहाँ पर है, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अर्थात अंतरिक्ष विभाग में, जो बेंगलुरु में है, अंतरिक्ष विभाग में एक वैकेंसी को यहाँ पर अलग से दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हम लोग यहाँ जानते हैं कि इसके लिए राजभाषा पद के लिए क्या अर्हता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक अर्हता क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्नातक डिग्री आप यदि लिए हुए हैं और उस स्नातक डिग्री में आप यदि पास हुए, सफल हुए 60% अंकों के साथ, या CGPA की बात, चूँकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वह CGPA देती है और उसके आधार पर अंकों का आकलन किया जाता है, किसी भी छात्र की योग्यता का आकलन किया जाता है। यदि उसका CGPA 6.32 है तब वह इस पद के लिए योग्य है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है नेक्स्ट कॉलम में कि जो लिखित परीक्षा हो, इसमें जो है ना 2 चरणों में परीक्षा होगी संपन्न। पहला जो होगा लिखित परीक्षा होगा और दूसरा क्या होगा, कौशल परीक्षा होगा, अर्थात रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा। और इन दोनों ही टेस्ट में आप यदि सफल हो जाते हैं तो कोई इंटरव्यू, कोई साक्षात्कार वगैरह नहीं है, आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, पर्क काफ़ी अच्छा है, आप ज़रूर इसके बारे में सकारात्मक होकर के सोचेंगे, आप ज़रूर भरेंगे। ठीक है, पद कोड 25 और 26 के लिए वही अर्हता है। इसके बाद फिर हम लोग अन्य चीज़ इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि और क्या इससे संबंधित हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना चाहिए। देखिए यहाँ 8वां पॉइंट में आप देखिए, सहायक राजभाषा असिस्टेंट राजभाषा पद के लिए यहाँ 25वां कोड और 26वां कोड की परीक्षा के लिए लिखित एक चरण होगा और दूसरा कौशल परीक्षा होगा, वही सेम चीज़ यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे इस परीक्षा के बारे में कुछ बातें की गई है। देखिए यहाँ पर हम लोग असिस्टेंट राजभाषा से संबंधित यहाँ पर कौन कौन सी बातें देख रहे हैं। परीक्षा का प्रारूप, लिखित परीक्षा का प्रारूप कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कि जो परीक्षा जो होगी, अर्थात लिखित जो परीक्षा होगी वह 120 मिनट की होगी, अर्थात 2 घंटे की होगी। 2 घंटे की परीक्षा में आपको 200 प्रश्नों को हल करना पड़ेगा और सारे के सारे जो प्रश्न होंगे वे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको प्राप्त होगा और गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन से खंड रहेंगे, यहाँ पर इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें 4 भाग रहेंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। पहला भाग क्या रहेगा, हिंदी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित रहेगा। इससे संबंधित 50 प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, भाग बी में, पार्ट बी में हम लोग देख रहे हैं सामान्य अंग्रेजी पर आधारित 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और तीसरा जो भाग है उसमें क्या है कि थोड़े मैथ्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे, थोड़े जीके
जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। दोनों प्रश्नों को मिला करके आपको 50 प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। और एक आपका जो भाग रहेगा वह रहेगा क्या, भाग डी, जिसमें कि रीजनिंग आप देख पा रहे हैं। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी संख्या 50 रहेगी और 50 प्रश्न तो 50 अंक के। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 4 खंडों में 50-50 प्रश्नों को मिला करके कितने प्रश्न हो गए, 200 प्रश्न रहेंगे। 200 प्रश्नों के लिए आप कितने मार्क्स देख रहे हैं, 200 अंक देख रहे हैं और आपको 2 घंटे में 200 प्रश्नों को हल करना है। फ्रेंड, जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है तो कोई कहा जाए तो इसमें ऐसा भी कोई भाग नहीं है, कोई भी खंड नहीं है जो आपके लिए पूरी तरह से अनजान हो, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स थोड़े से पूछे गए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान और मैथ्स दोनों मिला करके 50 प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कब बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे होंगे तब तो फिर तो और भी आसान हो जाता है आपके लिए। जो भी राजभाषा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर ये इस तरह का पैटर्न तो कोई ज़्यादा हार्ड पैटर्न है नहीं, और भी हल्का पैटर्न है। IBPS SO राजभाषा अधिकारी की तुलना में यह पैटर्न और भी हल्का है, ठीक है। उसमें तो हम लोग देखते हैं कि सेक्शन वाइज उसमें कट ऑफ इशू की जाती है और यहाँ तो ओवरऑल आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। और हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में 100 अंक का जो है यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता है कि आप 90 से 95 अंक नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यहाँ थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने मार्क्स आप लाएंगे ताकि आप क्वालिफाई करेंगे। देखिएगा, अनारक्षित अर्थात अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50% अंक लाने पड़ेंगे, अर्थात 200 प्रश्नों में कम से कम 100 प्रश्न आपका सही हो जाता है। 100 अंक यदि आप ले आते हैं तब वह अंक आपके लिए क्वालिफाइंग अंक कहलाएंगे, ठीक है। और जो आरक्षित है, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको तो क्या है 40% ही, अर्थात 80 मार्क्स ही उनको लाना है, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी हल्का है। इसके बाद फिर यहाँ पर कहा गया है कि इसके बाद फिर कौशल परीक्षण होगी, है ना। और उसमें स्टूडेंट्स का जो चयन होगा, अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो किस आधार पे होगा, 1:5 के आधार पर, अर्थात आपको 5 में 1 अर्थात 4 को छांट करके आप छांटना है आपको, ठीक है। 4 को छांटना और 5वां आप होंगे। तो इस तरह से होगा क्या कि आप फिर आगे कौशल परीक्षा के लिए आप योग्य हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग हिंदी टंकन की परीक्षा। इसके बाद फिर देखते हैं कि कौशल परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे हम लोग ये देखें। हाँ, यहीं तो हम लोग देख रहे हैं कि कौशल परीक्षण में क्या क्या पूछा जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता परीक्षण, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, ठीक है। और हिंदी टंकन परीक्षा होगी, और हिंदी टंकन की जो परीक्षा होगी वह इनस्क्रिप्ट में लिया जाएगा, ठीक है, इनस्क्रिप्ट में। इसलिए इनस्क्रिप्ट पर आपको कार्य करना है। उत्तीर्ण होने के क्या मापदंड होंगे, मानदंड क्या होंगे, इसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि कंप्यूटर साक्षरता परीक्षण आप अनारक्षित वर्ग के लिए 60% अंक आपको लाने होंगे, ठीक है। और आरक्षित के लिए 50% अंक ही यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर हिंदी टंकन है ना, हिंदी टंकन करने होंगे। हिंदी टंकन के लिए यहाँ अनारक्षित ये भी बता दिया गया है कि कितनी गलतियाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 5% गलतियाँ कर सकते हैं। मान लीजिए 200 शब्दों का टंकन आपको करने के लिए मिला हिंदी में, ठीक है। 200 में 5% ही गलती आप कर सकते हैं, ओके। अर्थात 10 शब्दों में यदि आप गलती करते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए, ठीक है, तो आपको आपकी गलतियों को वहाँ पर कंडोन किया जाएगा। और लेकिन यही आरक्षित जो रिक्तियाँ हैं उनके लिए क्या है कि 8% गलतियों को वहाँ पर कंडोन किया जाएगा, ओवरलुक किया जाएगा, उन पर कंसीडर किया जाएगा, ओके।
और क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर बात की गई है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलते 5वां पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर कहा गया है कि स्किल टेस्ट विल बी प्योरली ऑन गो नो गो बेसिस। देखिएगा, गो नो गो बेसिस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा कि गो नो गो बेसिस दरअसल यह क्या है कि इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को यहाँ पर ऐसे समझा जाए कि यह है क्या चीज़ कि स्किल टेस्ट है। चूँकि स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट के मार्क्स जितना भी आप प्राप्त कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं, कोई बहुत कम प्राप्त कर रहे हैं, तब यह पूरी तरह से विभाग पर चयन जो मंडली है उन पर डिपेंड करता है, उनकी सोच पर डिपेंड करता है कि यह जो कौशल जो परीक्षण है उसको सीरियसली लिया जाए, उसके मार्क्स पर विचार किया जाए या उसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। अर्थात आप सीधा सीधी यहाँ पर इस बात को लेकर के चल सकते हैं। देखिएगा, तीसरा पॉइंट पर यदि आप यहाँ पर दृष्टिपात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, अंतिम चयन कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधी यह लिख दिया गया है कि अंतिम जो चयन होगा, अंतिम चयन कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द टेस्ट। देखिएगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है कौशल परीक्षण, लेकिन यह भी कहा गया है कि कौशल परीक्षण को ओवरलुक भी किया जा सकता है, उसे छोड़ भी सकते हैं, उस पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, चयन के लिए कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई कर जाते हैं तब फिर आप की जो योग्यता है जो प्राप्त हुई है आपके लिखित परीक्षा में इवैल्यूएशन मंडली के द्वारा, उसी के आधार पर आपका चयन होने वाला है। इसके बाद और कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं है, आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि किस तरह से परीक्षा का प्रारूप रहेगा। हम लोग और देखते हैं कि जो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी वो कहाँ कहाँ पर कराई जाएगी। देखिए, अहमदाबाद है, बंगलोर है, बेलगावी है, भोपाल है, भुवनेश्वर है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लगभग हर एक राज्य के जो कैपिटल जो सिटी है वहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है कि वहाँ सेंटर रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या होने वाली है, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे स्टेट में जा कर के परीक्षा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों को उपरोक्त में से वरीयता क्रम में 5 शहरों को चुनने की सलाह दी जाती है। देखिएगा, 5 शहर आप जिसको प्रायोरिटी देंगे उसके बेसिस पर आपको एग्ज़ाम का सेंटर प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि इतना आप ज़रूर जान गए होंगे इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसके लिए परीक्षा का प्रारूप क्या है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के प्रश्न आए हुए थे। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये तो नहीं, हाँ देखिए, ये कौन सा पेपर है, यहाँ कौन से परीक्षा का पेपर है। देखिए, असिस्टेंट राजभाषा विभाग का यह पेपर है ना। असिस्टेंट राजभाषा विभाग के लिए यह प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कितने अंक का है, 200 अंक का है, और कितने घंटे की परीक्षा हुई थी पिछले साल, 2 घंटे की हुई थी, है ना। यह 2023 का प्रश्न पत्र है। देखिए कब हुई थी, पिछले वर्ष 18 मार्च 2023 को हुई थी। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रश्न का जो लेवल था वो किस तरह का था, काफ़ी हार्ड था क्या। हम लोग चलते हैं, कुछ प्रश्नों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित देखिए यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी शब्द किस भाषा से आया, कितना आसान सा है। हिंदी भाषा हमारे संस्कृत से आया हुआ है ना, संस्कृत से आया हुआ है, ये काफ़ी सिंपल सा है। वस्तु स्थान भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, यह एक अरबी भाषा है। कौन सा शब्द बहुवचन है, प्राण। हम लोग प्राण जो है ना सब बहुवचन, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, जबकि लड़का क्या है,
पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, प्राण क्या है, यह पुल्लिंग है। उड़ गए, है ना, जैसे वे आ गए, तो वे के लिए हम लोग यहाँ पर जो क्रिया जो लगा रहे हैं वो देखिए प्लुरल आ रहा है, गए वहाँ पर हम लोगों ने लगाया। प्राण के साथ भी वही स्थिति है। यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, शब्द समूह के लिए एक शब्द यहाँ पर देना। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। कितना आसान तरह का प्रश्न पूछा है। मुझे नहीं लगता है कि आप जो है ना 50 अंक का है हिंदी, तो आप कम से कम 45 भी नहीं ला सकेंगे। 45 आप आसानी से ला सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। तत्सम शब्द आपको खोजना है ना। रेलगाड़ी शब्द किस तरह से, सप्तर्षि में कौन सा समास है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हुए थे। विलोम शब्द आपको खोजना है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है कि कौन से भाग में अशुद्धि है। आप SSC GST की तैयारी कर रहे हैं तब इस तरह के प्रश्न तो ऑलरेडी आप पढ़े ही होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह के एग्ज़ाम में हिंदी और अंग्रेजी, एटलीस्ट ये जो 2 भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे बहुत ही हार्ड स्तर के होंगे, कठिन स्तर के होंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अंग्रेजी में भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को खोजना है। नोस्टाल्जिया उसको कहते हैं। विच वर्ड इज़ द सिनोनिम ऑफ रिफ्लेक्टेड, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ सिनिसिज्म, कॉरिजेंडम किसको कहते हैं, मैसेंजर्स किसको कहते हैं, है ना। और देखिए फिर यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछा गया। हिंदी में भी तो मुहावरेदार अभिव्यक्तियों से संबंधित तब प्रश्न ऊपर में देखे हुए थे। ऑपोजिट मीनिंग, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। मिस स्पेल्ट वर्ड को खोजना है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड को खोजना है। एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित तब प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या वैसा ही कुछ उसी प्रारूप पर आधारित हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं। हाँ, इन सभी प्रश्नों को लेकर के हम लोग एक अलग सा सेशन लेंगे जहाँ पर सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल अवश्य करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कि जो मैथ्स से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हुए थे वे किस तरह के हैं। ये तो ये इस तरह का जो प्रश्न आप देख रहे हैं बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इस तरह के प्रश्न मतलब काफ़ी गहराई में जा कर के प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं। और ऐसे भी मैं 50 प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपके GK से भी संबंधित होगा, अर्थात 50 में लगभग 20 से 25 प्रश्न मैथ्स के होंगे, 20 से 25 प्रश्न आपके GK सामान्य ज्ञान से रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिपिटक क्या है, टोडरमल किससे संबंधित थे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि GK पर आधारित तो वैसा भी हार्ड प्रश्न नहीं है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना, ये यहाँ पर बताया गया। अभी भी अध्यक्ष तो बदला नहीं है, वही अध्यक्ष है इसरो के। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि और किस तरह के प्रश्न है। फिर देखिए रीजनिंग से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। ये जो क्षय रोग फेफड़ा से संबंधित, मोतियाबिंद किससे संबंधित है, तो आँख से संबंधित। कितने आसान तरह के या प्रश्न पूछे गए हुए थे। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस तरह के परीक्षा के लिए खुद को तैयार रखना है। आपको बस यह सोचना है कि मुझे एक नौकरी की प्राप्ति हो। ठीक है, इस जहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है वहाँ पर आपको बस एक नौकरी, किसी भी तरह से एक नौकरी लेने के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग इस परीक्षा में पूछे गए इस तरह के प्रश्न को लेकर के हम लोग हल प्राप्त करेंगे। और भी जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी उसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। हर तरह के अनुवाद से संबंधित कोर्सेज उपलब्ध है। आप हमारे कोर्सेज से जुड़िए। कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।